पिछले कुछ समय से भारतीय राजनीति में बेहद चौंकाने वाले घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। फिर चाहे वह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का रद्द होना, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तार होना हो या फिर राज्यपालों द्वारा विपक्षी दलों वाली राज्य सरकारों को परेशान करना। इसी बीच कथित रूप से यह भी आशंका जताई जा रही है कि देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी के हालात निर्मित हो रहे हैं। आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी शब्द सुनकर जनता दहशत में आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपातकाल क्या है, इसे कौन लागू करता है, कैसे लागू होता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं। आजकल देश में तानाशाही की डिबेट भी चल रही है, तो इसी संदर्भ में बात करेंगे कि क्या किसी एक अकेले व्यक्ति की इच्छा से आपातकाल लगाया जा सकता है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में यह प्रावधान था कि यदि राष्ट्रपति को यह संतुष्टि हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में है, तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। यहाँ एक बात विशेष ध्यान रखने योग्य है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि का वास्तविक अर्थ प्रधानमंत्री की संतुष्टि से है, क्योंकि आपात की घोषणा करना राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति का तो केवल नाम है, प्रधानमंत्री ही आपातकाल लगाने का फैसला करते हैं। यानी अब तक हम ये समझ गए हैं कि आपातकाल का प्रावधान देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति जैसे हालात से निपटने के लिए किया गया था। फिर आपातकाल या इमरजेंसी जैसे शब्दों से जनता क्यों दहशत में आ जाती है, इसका जवाब छिपा है 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी में। इंदिरा गांधी ने 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया था। उस समय सारे देश में इस बात पर सहमति थी कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग था। ऐसा कहा जाता है कि यह आपातकाल विपक्षी नेताओं की आवाज़ को दबाने, प्रेस की आज़ादी छीनने और संविधान में अनावश्यक रूप से मनमाना संशोधन करने के लिए लगाया गया था। संविधान में अनावश्यक संशोधन किए भी गए थे। 42वां संशोधन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के हर महत्वपूर्ण भाग में संशोधन किया गया और केंद्र सरकार को बेहद शक्तिशाली बना दिया। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को भी कम कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन से संविधान में इतने बदलाव किए गए कि इस 42वें संशोधन को अलग से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 25 जून 1975 को लगाया गया यह आपातकाल 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। इसके बाद जब चुनाव हुए तो जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसने 42वें संशोधन में किए गए बदलावों को संतुलित करने का प्रयास किया। जनता पार्टी की सरकार ने अनुच्छेद 352 में संशोधन करके आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह लिख दिया, क्योंकि आंतरिक अशांति टर्म का अर्थ लचीला होने की वजह से आगे भी इसका दुरुपयोग हो सकता था। दूसरा बदलाव 44वें संशोधन के द्वारा यह किया गया कि अब आपातकाल लगाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा जरूरी होगी, क्योंकि 1975 का आपातकाल अकेले प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी की इच्छा से लगाया गया था, अन्य मंत्रियों की सहमति नहीं ली गई थी। यानी अब वर्तमान में आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकता है, वह भी तब जब प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित रूप में अनुशंसा करेंगे। अकेले पीएम की इच्छा से आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि आपातकाल की घोषणा के लिए जरूरी नहीं है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट पैदा ही हो चुका हो। यदि राष्ट्रपति यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को ऐसा लगे कि निकट भविष्य में ऐसा कोई संकट पैदा होने वाला है, तो भी वह आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपातकाल के दुरुपयोग की आशंका उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि सरकार युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति नहीं होने पर भी आपातकाल लगा सकती है। लेकिन यही भारतीय संविधान की खूबसूरती है कि यहाँ शक्ति किसी एक संस्था के पास केंद्रित नहीं है। अगर सरकार बिना किसी वजह के आपातकाल लगाती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है और आपातकाल को रद्द कर सकता है। एक बार जब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है तो यह 30 दिनों तक लागू रह सकती है। 30 दिनों के भीतर इस घोषणा को संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। अगर लोकसभा और राज्यसभा आपातकाल की घोषणा को विशेष बहुमत से पारित कर देते हैं तो फिर यह घोषणा 6 माह तक के लिए लागू हो जाती है, और अगर लोकसभा व राज्यसभा इस घोषणा को विशेष बहुमत से पारित नहीं करते हैं तो आपातकाल की घोषणा केवल 30 दिनों में ही समाप्त हो जाती है। लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद यह घोषणा 6 माह तक के लिए लागू रहेगी। इसके आगे बढ़ाने के लिए
फिर से इसे लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवाना होगा। इस तरह 6 माह तक बढ़ाकर इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि आपातकाल के क्या प्रभाव होते हैं। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है, प्रशासनिक निर्देश दे सकती है। संसद यानी कि केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, यानी मौलिक अधिकार अप्रभावी हो जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि आपातकाल लागू होने से केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। अभी तक हमारे देश में 3 बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल की घोषणा की गई, जो 10 जनवरी 1968 तक लागू रही। यह भारत चीन युद्ध की वजह से लगाया गया था। दूसरी बार भारत पाक युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971 को आपातकाल की घोषणा की गई। तीसरी बार आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी द्वारा। संविधान निर्माताओं ने संविधान में आपातकाल का प्रावधान देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए शामिल किया गया है। हालांकि इसके दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमेशा मौजूद है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों, और कमेंट करके बताएं। भारतीय संविधान और पॉलिटी से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।